हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रश्मि नरवाल। पदार्थ विज्ञान के सीरीज़ में हमने लास्ट क्लास में आकाश महाभूत के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम देखेंगे वायु महाभूत को इन डिटेल। तो सबसे पहले वायु महाभूत की व्युत्पत्ति की अगर बात करें तो ये दिया है सुश्रुत सूत्र 21/5 में, जो कि है व्रण प्रश्नी अध्याय। तो उसमें वहाँ दी है वा गति गंधन्योर इति धातु। ये जो व्युत्पत्ति दी है वो वायु की व्युत्पत्ति दी है। और वहीं पे ही अगर हम उस चैप्टर में जाएंगे, एक्स्ट्रा देखेंगे, तो पित्त और कफ, वात पित्त कफ तीनों की व्युत्पत्ति वहाँ पर दी है। पित्त की दी है तप संतापे और कफ की दी है श्लिष आलिंगने। तो ये तीनों व्युत्पत्ति इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पस से, इन्हें याद कर लेना। अभी हम वायु महाभूत की बात कर रहे हैं तो हम केवल इसकी व्युत्पत्ति पर ध्यान देंगे, जो है वा गति गंधन्योर इति धातु। मतलब जिसमें गति भी है और गंधन भी है, मतलब उसमें एक प्रकार की गंध भी है और उसमें गति भी है। तो ऐसी कौन है? वो है वायु। फिर यहाँ पर दोनों गुण आ गए हैं। इसके बाद वायु के अगर पर्याय की बात करें तो वो है वात, मारुत, अनिल, पवन, समीर, प्रभंजन। तो इसमें जो प्रभंजन वायु का पर्याय है ये इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि बाकी सारे जो पर्याय हैं वो अधिकतर हम सुनते हैं, पहले भी हमने सुने हुए होंगे, हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वायु के सिनोनिम्स होंगे। बट प्रभंजन जो है इसे देख के एकदम से आइडिया नहीं आता है कि ये वात का पर्याय होगा। और प्रभंजन जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है डिस्ट्रॉय करना, मतलब जिसमें नाश करने की या डिस्ट्रॉय करने की क्षमता है, वो है वायु। अब वायु की अगर उत्पत्ति की बात करें तो अलग अलग ग्रंथों ने अलग अलग तरीके से उत्पत्ति मानी है वायु की। तो अगर बात करें हम तैत्तिरीय उपनिषद की, तो तैत्तिरीय उपनिषद ने आकाश से वायु की उत्पत्ति मानी है। इसके बाद न्याय और वैशेषिक दर्शन की बात करें तो उन्होंने वायु परमाणु से ही वायु की उत्पत्ति मानी है। सांख्य योग दर्शन की बात करें तो उन्होंने स्पर्श तन्मात्रा से मानी है। आयुर्वेद के अनुसार यदि हम बात करें तो वो है, उन्होंने भी स्पर्श तन्मात्रा से बात करी है। तो अगर हम देखें तो वायु महाभूत की उत्पत्ति में, या कहा जाए कि पंच महाभूत की उत्पत्ति में आयुर्वेद ने किसके क्रम को माना है? सांख्य योग दर्शन के क्रम को। जो सांख्य और योग दर्शन में जिस प्रकार से पंच महाभूत की उत्पत्ति मानी है वही आयुर्वेद ने अपनाया है। और यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद जो है इसमें से सबसे प्राचीन है। तैत्तिरीय उपनिषद जो है उसकी उत्पत्ति यजुर्वेद से मानी गई है। तो सबसे प्राचीन अगर देखा जाए तैत्तिरीय उपनिषद तो उन्होंने मानी है कि आकाश से ही आगे जाकर वायु की उत्पत्ति हुई है। तो ये वायु के हमने यहाँ पर व्युत्पत्ति पढ़ ली, वायु के पर्याय पढ़ लिए और उनकी विभिन्न ग्रंथों के अकॉर्डिंग हमने उत्पत्ति पढ़ ली। अब नेक्स्ट आते हैं हम देखेंगे वायु के कुछ लक्षण। अलग अलग ग्रंथ हैं, अलग अलग बुक हैं, अलग अलग रचयिता हैं जिन्होंने वायु के लक्षण अलग अलग माने हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमें जब भी हम पदार्थ विज्ञान पढ़ते हुए चलते हैं तो हमें अनेक जो रेफरेंस मिलते हैं वो तर्क संग्रह के ज़्यादा मिलते हैं, या फिर हम प्रशस्त पाद भाष्य के हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, या बीच बीच में अगर षष्ठी उत्पत्ति की बात आएगी तो तैत्तिरीय उपनिषद के भी मिलेंगे। तो जो तर्क संग्रह बुक है बेसिकली वो न्याय और वैशेषिक जो दर्शन है उसी को उन्होंने सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है। तर्क संग्रह के अंदर जिसके जो राइटर हैं वो है अन्न भट्ट। और इसके बाद अगर हम प्रशस्त पाद भाष्य की यदि बात करें, उसके राइटर है प्रशस्त पाद, तो वो बेसिकली वैशेषिक दर्शन पर लिखी गई बुक है। तर्क संग्रह को यहाँ पर देखते हैं तो तर्क संग्रह ने माना है कि वायु जो है वो रूप रहित और स्पर्शवान होती है, मतलब उसकी कोई आकृति नहीं है, वो रूप रहित है, परंतु उसे स्पर्श नेंद्रिय से जाना जा सकता है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार, जैसे कि हमने पहली उत्पत्ति भी देख लिया, उन्होंने माना है आकाशाद वायु।
आकाश से उसकी उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे इसका रेफरेंस भी है, ये आप देख रहे होंगे ब्रह्मानंद वल्ली। तो तैत्तिरीय उपनिषद में कुल हमें 3 प्रकार के भाग मिलते हैं तैत्तिरीय उपनिषद के, जिसमें से पहला है शिक्षावल्ली, सेकंड वन इज ब्रह्मानंद वल्ली एंड उसके बाद आता है भुजवल्ली। तो ये बहुत ज़रूरी नहीं है जानना, ये आपको एक इंट्रो की दृष्टि से बताया जा रहा है कि तैत्तिरीय उपनिषद हम कहाँ से ले रहे हैं, कौन सा रेफरेंस ले रहे हैं और कैसे ये पदार्थ विज्ञान में आया। और फिर इसके बाद देखते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग स्पर्शवान वायु है। और फिर चरक संहिता अनुसार, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप ये श्लोक याद कर लेंगे तो ये आप किसी भी महाभूत के इंट्रो में उनके गुण के लिए, लक्षण के लिए जोड़ सकते हैं। तो ये जो श्लोक है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि चरक शारीर वन कथिता पुरुषीय अध्याय में दिया है। खर द्रव चल उष्णत्वम भूजल अनिल तेजसाम आकाशस्य अप्रतिघातो दृष्टम लिंगम यथाक्रम। इस श्लोक की बात हमने आकाश महाभूत में भी की थी। तो यहाँ पर दिया है खर, द्रव, जल और उष्णत्वम, ये क्रमशः किसके गुण हैं? भू, जल, अनिल और तेजसाम। इसलिए अनिल का कौन सा आ गया यहाँ पर? चल गुण। ठीक है, तो चरक शारीर के अकॉर्डिंग, चरक आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो वायु है उसका गुण है जल। इसके बाद हम देखेंगे प्रशस्तपाद भाष्य का रेफरेंस। तो प्रशस्तपाद भाष्य में उन्होंने वायु के कुल 9 गुण माने हैं। ये संख्या इम्पॉर्टेंट है याद करनी। तो वो 9 गुण कौन कौन से हैं? स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और संस्कार। ठीक है, इनमें से अधिकतर की मीनिंग हमको पता ही है। परत्व अपरत्व में जो परत्व मानी गई है वो दूर की वायु को माना गया है, और अपरत्व मतलब जो समीप की वायु है उसको बोला गया है। यहाँ पर जो स्पर्श और संख्या अगर हम लेते हैं तो संख्या परमाणु रूप में ली गई है वायु की। अभी हम आगे एक चार्ट से समझेंगे कि वायु कितने प्रकार की होती है, हम उसे कैसे परमाणु रूप मान रहे हैं, कैसे उसे हम कार्यद्रव्य मान। फिर से तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग वायु का एक गुण आ जाता है जो कि है अनुष्ण अशीत, यानी वो शीत भी नहीं है, अशीत है, उष्ण भी नहीं है, अनुष्ण है। यहीं पर अगर हम देखें तो तर्क संग्रह ने और महाभूतों के बारे में भी बोला है। उन्होंने बोला है शीतो जले, उष्ण तेजसी और अनुष्ण अशीत। उन्होंने वायु के साथ साथ पृथ्वी को भी माना है। तो ये इम्पोर्टेंट है याद रखना कि तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग अनुष्ण और अशीत वायु और पृथ्वी को माना गया है। फिर सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग आ जाता है कि वात जो है वो रजो बहुल है। तो सुश्रुत जो शारीर का फर्स्ट चैप्टर है सर्वभूत का शारीर, उसमें बेसिकली जो 5 महाभूत है उसमें जो त्रिगुण है हमारे सत्व रज तम, तो इसको कैसे हमने जोड़ा है उसको हमें याद रखना ज़रूरी है, जो मैं पिछले लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम सत्व रज तम को 1 2 3 मान लेते हैं, तो अगर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत में अगर देखें तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं 1 2 12 13 3। तो ये क्रम अगर हम याद रखते हैं तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आता है कि वायु में कौन से गुण प्रधान हैं, जल में कौन से हैं, पृथ्वी में कौन से, तो एकदम से याद नहीं आता। तो हम ये चार्ट बना के देख सकते हैं 1 2 12 13 3, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो इससे हम काफ़ी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद चरक संहिता में एक जगह आत्रेय भद्रकाप्रिय चैप्टर में वायवीय द्रव्यों के गुण भी आए हैं। वहाँ जहाँ रस की संभाषा चल रही है वहाँ उन्होंने आकाशीय, वायवीय और जलीय और पृथ्वी गुण से संपन्न जो भी द्रव्य हैं उनके गुणों के बारे में चर्चा की है। तो क्या बोला है उन्होंने? बोला है लघु शीत रुक्ष खर विशद सूक्ष्म स्पर्श गुण बहुलानी वायव्यानी तानी रोक्ष ग्लानी विचार वैशद्य लाघव कारणानि। तो चरक सूत्र 26/11 का ये रेफरेंस है। तो यहाँ पर उन्होंने वो गुण बता दिए हैं कि वायु में कौन कौन से गुण होते हैं। लघु, शीत, रुक्ष, खर, विशद, सूक्ष्म और स्पर्श। अगर हम देखें कितने गुण आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी आ जाता है कि 7 गुण कहाँ पर बताए हैं वायवीय द्रव्यों के। तो चरक सूत्र 26 आत्रेय भद्रकाप्रिय चैप्टर में। और इन गुणों की वजह से क्या क्या होता है शरीर में? रुक्षता आती है, ग्लानि होती है, विशुद्धता होती है और लघुता आती है। तो ये आ गए, हमने बात कर लिया
वायवीय द्रव्यों के या वायु के या वात के कह लें गुण और लक्षण के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हम जो हमने बात की थी चार्ट की कि तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग वायु कितने प्रकार की है, ये भी पूछा जाता है, और कौन कौन सी वायु किस प्रकार की होती है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, तर्क संग्रह में पहले जो वायु है उसको दो रूप में माना है, एक नित्य और एक अनित्य। जिस प्रकार से द्रव्यों में बात आई थी, द्रव्य भी नित्य और अनित्य के भेद से दो प्रकार के विभाजित थे, उसी तरीके से वायु भी। अब नित्य रूप है उसका जो परमाणु रूप है, सूक्ष्म रूप में जो आंखों से नहीं दिखाई दी जाती और जिसकी संख्या 1 हमने मानी थी, तो वो है परमाणु रूप में वायु। और अनित्य में यदि देखें तो वो है कार्य रूप में, जिसको स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। तो ऐसा जो कार्य रूप जो वायु है वो 3 प्रकार की मानी है, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। शरीर संज्ञक जो है वो जो वायु है उसकी उत्पत्ति कहीं से नहीं बताई है, उसे अयोनिज बताया है, और जो वायु लोक में विद्यमान है उसको शरीर संज्ञक कहा गया है। इंद्रिय संज्ञक की बात करें तो जो त्वग इंद्रिय है उसमें जो विराजमान वायु है वो है इंद्रिय संज्ञक। और विषय संज्ञक की यदि बात करें तो विषय संज्ञक में आ जाती है 2 प्रकार की, फर्दर डिवाइड हो जाएंगी, एक आएगी शरीरगत और एक आएगी लोकगत। तो शरीरगत वायु में आ जाएगी आपकी प्राण वायु, बेसिकली प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, ये 5 प्रकार की वायु के भेद हम आगे पढ़ते हैं वात के प्रकार में। तो शरीरगत वायु में ये 5 प्रकार की वायु आ जाएगी। और लोकगत वायु जो बोला गया है वो बोला गया है जो कि वृक्ष आदि में कंपन के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। पहली बात तो ये आ जाता है कि शरीर संज्ञक वायु कौन सी है, इंद्रिय संज्ञक कौन सी है, विषय संज्ञक कौन सी है, या कभी कभी रेफरेंस आ जाता है कि इस प्रकार की वायु किसने मानी है, या क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग वात के भेद हैं, तो उसमें बेसिकली ये 3 हमें याद रखें, शरीर संज्ञक, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। इसके बाद चरक शारीर 4 जो है, महती गर्भावक्रांति शारीर में वायवात्मक जो भाव हैं शरीर में ऐसे कौन से भाव हैं जो वायु पर निर्भर करते हैं, उसके बारे में भी बताया गया है। तो वो कौन कौन से भाव हैं, वो है स्पर्श, स्पर्शनम, रोक्ष्यम, प्रेरणम, धातु व्यूहनम और चेष्टा। ये सभी जो शरीर के भाव हैं या ये जो क्रियाएं हैं वो वायु महाभूत पर डिपेंड करती है या वात पर डिपेंड करती है। तो ये हमने पढ़ लिया वायु महाभूत के बारे में। और एंड में इसका अप्लाइड एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे कि इसे कहाँ, क्यों हम इसे पढ़ना ज़रूरी है, क्यों वायु महाभूत का वर्णन यहाँ पर आया है। तो बेसिकली अगर हमें वायु के बारे में पता होगा तो जो औषध सेवन काल है, जो अलग अलग प्रकार के आचार्यों ने अलग अलग औषध सेवन काल बताए हैं, तो उनका मुख्य आधार जो है वो वायु ही लिया गया है। मीन्स कि वायु की पर्टिकुलर एक समय में, जिस समय में औषध सेवन काल दिया गया है उस समय वायु की क्या स्थिति है, डिपेंड इसी पे करता है कि औषध सेवन काल कैसे हो, इस समय में वायु की क्या स्थिति है और इस समय कौन सी औषध देना ठीक रहेगा। तो ये भी वायु पे ही डिपेंड करता है। और इफ़ हमें चिकित्सा की दृष्टि से किसी का अवतर्पण कराना हो, अगर कहीं व्रण हो गया है, क्लेद है, ज़्यादा रुक्षता करानी हो, अगर सुक्ति है अंगों में उसमें गतिशीलता देनी हो, स्रोतों में अगर पिछलता आ गई हो उसमें विषदता देनी हो, या शरीर भारी हो गया हो, गुरुता आ गई हो, लघुता देनी हो, तो इसके लिए भी वायवात्मक द्रव्यों का ही प्रयोग किया जाता है। और मानसिक दृष्टि से देखें तो प्रेरणा, उत्साह और चलत, तो ये गुण भी वायु के ही हैं। जैसे कि हमने सांख्य दर्शन पढ़ते हुए हमने त्रिगुण में रज के बारे में पढ़ा था कि रज जो है वो क्रियावान होता है, किसी भी क्रिया को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जो वायु है उसे रजोबहुल ही कहा गया है। तो प्रेरणा, उत्साह, चलत, तो ये तीनों ही जो क्रियावान क्रियाएं हैं उनको कराने के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी वायु ही है। और सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट प्रयोग आता है वो आता है महाभूतों का रस प्रयोग में। इफ़ हमें रस और
महाभूत के बीच का संबंध याद होगा तो हम चिकित्सा इस आधार पर आसानी से कर सकते हैं। हमें वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, इन सब के हमें लक्षण पता है। हम पेशेंट में देखेंगे कि इसमें किस महाभूत की अधिकता हो रही है, किस महाभूत की इसमें कमी हो रही है, कैसे गुणों की वृद्धि है, कैसे गुणों का ह्रास है। इस आधार पर पहले हम महाभूत का पता लगाएंगे कि कौन से महाभूत की अधिकता है, कौन से की कमी है, और फिर उसके आधार पर यदि हमें रस पता होंगे तो हम उन रस द्रव्यों का उनको सेवन करवा सकते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि चिकित्सा की दृष्टि से इनका ज्ञान, महाभूतों का ज्ञान, महाभूतों के गुणों का ज्ञान कितना ज़्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा वायु महाभूत। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही।